नेल्सन मंडेला ने एक बार कहा था, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। और देखिए, समझ भी उतनी ही ताकतवर है, खासकर जब बात जटिल अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों की हो। बिल्कुल। आज हम दक्षिण एशिया की भू राजनीति के एक ऐसे ही पहलू को समझने की कोशिश करेंगे जो लगातार बदल रहा है। हम आज एनडीटीवी में प्रकाशित एक लेख के आधार पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच जो हालिया घटनाक्रम हुए हैं, उनका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है और भारत पर इसका क्या असर पड़ सकता है, इस पर एक गहन पड़ताल करेंगे। पिछले 13 सालों में सोचिए, पहली बार पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बांग्लादेश का दौरा किया है। 13 साल काफी लंबा अरसा है। हाँ, और ये यात्रा उन कोशिशों को दर्शाती है जो शायद दशकों से जो ठंडे पड़े रिश्ते थे, उनमें एक नई जान फूंक सकती हैं। बिल्कुल। और हमारी आज की चर्चा का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि इन नए घटनाक्रमों की बारीकियों को समझा जाए। हालिया यात्रा में क्या महत्वपूर्ण रहा, कौन से समझौते हुए, इन दोनों देशों के रिश्तों में वो ऐतिहासिक पेंच कहाँ फंसा हुआ है, और हाँ, सबसे अहम बात, भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, खासकर हमारी विदेश नीति और सुरक्षा के नजरिए से। देखिए, ये विषय यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है। हाँ, जीएस पेपर 2 के लिहाज से तो है ही। जी। सीधे तौर पर भारत की पड़ोसी पहले नीति, क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़ता है, और प्रीलिम्स में भी इससे जुड़े तथ्यात्मक सवाल बन सकते हैं। तो चलिए इस बदलते समीकरण की परतें खोलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये रिश्ते किस दिशा में जा रहे हैं, हालिया मुलाकातों में क्या ठोस उपलब्धियां रहीं, और कैसे वो 1971 के मुक्ति संग्राम से जुड़ा एक बेहद संवेदनशील मुद्दा आज भी दोनों देशों के बीच एक बड़ी दीवार बना हुआ है। चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। शुरुआत करते हैं हाल की इस कूटनीतिक चहलकदमी से। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार हाल ही में ढाका में थे। जैसा हमने बताया, ये पिछले 13 सालों में किसी पाकिस्तानी विदेश मंत्री का पहला बांग्लादेश दौरा था। हाँ, 2012 में हिना रबानी खार गई थी, पर वो एक बहुत छोटी यात्रा थी। सही कहा, ये दौरा कई मायनों में ज्यादा अहम माना जा रहा है। डार ने बांग्लादेश के कई वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की और खासतौर पर वहां की जो अंतरिम सरकार है, उसके मुख्य सलाहकार नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस, उनके साथ उनकी लंबी बातचीत हुई। अच्छा। तो इसे दोनों तरफ से उन रिश्तों को कह सकते हैं पटरी पर लाने की एक गंभीर कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। वो रिश्ते जो शेख हसीना के कार्यकाल में लगभग ठंडे बस्ते में चले गए थे। हाँ, और इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण नतीजा भी सामने आया है। जैसा कि आपने बताया, दोनों देशों ने मिलकर 6 अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं। ये समझौते दिखाते हैं कि फिलहाल दोनों पक्ष व्यवहारिक सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, भले ही वो ऐतिहासिक मुद्दे अपनी जगह कायम हो। इन समझौतों का मकसद है अर्थव्यवस्था, कूटनीति, शिक्षा और मीडिया जैसे अलग अलग क्षेत्रों में आपसी सहयोग को एक संस्थागत ढांचा देना। 6 समझौते, ये तो काफी बड़ी संख्या है। ये कौन-कौन से क्षेत्र कवर करते हैं? क्या आप इनके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकती हैं? जरूर। देखिए, पहला समझौता है आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त कार्य समूह, मतलब एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाने का। इसका मतलब है कि दोनों देश व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए मिलकर काम करने का एक औपचारिक मंच तैयार कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा, जो राजनयिक और आधिकारिक पासपोर्ट धारक हैं, उनके लिए वीजा शर्तों में छूट दी गई है, जिससे अधिकारियों और राजनयिकों का आना जाना आसान हो सके। तीसरा समझौता दोनों देशों की जो विदेश सेवा अकादमियां हैं, उनके बीच सहयोग पर है, यानी भविष्य के राजनयिकों के प्रशिक्षण में आपसी साझेदारी होगी। अच्छा, ट्रेनिंग लेवल पर भी? जी। चौथा, सरकारी समाचार एजेंसियों, जैसे अपने यहाँ पीटीआई है, वैसे ही वहाँ की एपी और बीएसएस, उनके बीच खबरों और मीडिया कंटेंट के आदान प्रदान पर सहमति बनी है। मीडिया सहयोग भी? हाँ। पांचवां, पाकिस्तान ने एक महत्वाकांक्षी बांग्लादेश पाकिस्तान नॉलेज कॉरिडोर पहल की घोषणा की है। इसके तहत अगले 5 सालों में बांग्लादेश के 500 छात्रों को पाकिस्तान में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां दी जाएंगी। 500 छात्रवृत्तियां, ये तो काफी बड़ा कदम है शिक्षा के क्षेत्र में। जी हाँ। और छठा समझौता भी शिक्षा और अनुसंधान से जुड़े सहयोग को लेकर ही है। तो ये सभी समझौते मिलकर यही दिखाते हैं कि दोनों देश फिलहाल व्यावहारिक और आपसी फायदे वाले क्षेत्रों में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये वाकई एक बड़ा बदलाव लगता है, खासकर अगर हम पिछले 1.5 दशक के संदर्भ में देखें। शेख हसीना के लंबे कार्यकाल में, जैसा कि हम जानते हैं, बांग्लादेश का झुकाव स्पष्ट रूप से भारत की ओर था। नई दिल्ली और ढाका के बीच रिश्ते बेहद मजबूत और मैत्रीपूर्ण रहे। हाँ, वो दौर तो बिल्कुल अलग था। उस दौरान बांग्लादेश और पाकिस्तान के रिश्ते लगभग निष्क्रिय ही थे। कोई बड़ी पहल नहीं हुई,
कोई उच्च स्तरीय दौरा नहीं हुआ। लेकिन अब प्रोफेसर यूनुस की अंतरिम सरकार के आने के बाद समीकरण बदलते दिख रहे हैं। उच्च स्तरीय दौरे हो रहे हैं, जैसे इशाक डार की यात्रा। नई आर्थिक और व्यापारिक पहलों की बात हो रही है। यहां तक कि दोनों देशों के बीच व्यापार को $3 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक ले जाने के लक्ष्य की खबरें भी आई हैं। $3 बिलियन मौजूदा स्तर से तो ये काफी ज्यादा है। बिल्कुल, मौजूदा स्तर से काफी ज्यादा। यात्रा नियमों में ढील दी जा रही है और सुनने में आ रहा है कि सैन्य सहयोग की दिशा में भी कुछ शुरुआती कदम उठाए जा रहे हैं। ढाका में जो हालिया बातचीत हुई, उसका मुख्य फोकस भी वाणिज्यिक और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना ही था। तो कुल मिलाकर हाँ, ये सब मिलकर यही इशारा करता है कि दशकों के अविश्वास के बावजूद दोनों देश सावधानी से ही सही पर रिश्ते सुधारने की इच्छा रखते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा। एक तरफ तो ये सकारात्मक पहल है, सहयोग बढ़ाने की कोशिश है, लेकिन दूसरी तरफ इतिहास का एक गहरा और बेहद संवेदनशील साया अभी इन रिश्तों पर मंडरा रहा है। वो 1971 वाला मुद्दा। जी हाँ, वो साया है 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना की भूमिका और उसके लिए पाकिस्तान द्वारा औपचारिक माफी न मांगने का मुद्दा। यह आज भी ढाका और इस्लामाबाद के बीच सामान्य संबंधों की राह में सबसे बड़ा रोड़ा है। हाँ, ये माफी वाला मुद्दा तो हमेशा से ही उठता रहा है। क्या इस बार इशाक डार की यात्रा के दौरान इस पर कोई बात हुई? और उस पर जो प्रतिक्रिया आई वो दिखाती है कि ये मुद्दा कितना जटिल और कितना अनसुलझा है। जब एक पत्रकार ने इशाक डार से इस बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने इसे एक तरह से टालने की कोशिश की। उनका कहना था कि ये मामला तो 1974 में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच जो त्रिपक्षीय समझौता हुआ था उसी से सुलझ गया था। अच्छा, 1974 के समझौते का हवाला दिया। जी, उन्होंने ये भी याद दिलाया कि पूर्व पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने 2002 में अपनी ढाका यात्रा के दौरान हुई घटनाओं पर गहरा खेद यानी डीप रिग्रेट व्यक्त किया था। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि डार ने माफी, अपॉलॉजी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, खेद और माफी में तो बहुत फर्क है। बिल्कुल, उन्होंने खेद, रिग्रेट और समझौते से सुलझ गया जैसे शब्दों का सहारा लिया। और कूटनीति में, जैसा हम जानते हैं, शब्दों का चुनाव बहुत मायने रखता है। डार के इस बयान पर बांग्लादेश की तरफ से तीखी प्रतिक्रिया आई। बांग्लादेश के विदेश मामलों के सलाहकार MD तौहीद हुसैन, जो खुद एक अनुभवी राजनीतिक है, उन्होंने डार के दावे को तुरंत खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। अगर मैं स्वीकार करता तो समस्या हल हो गई होती। बिल्कुल सीधी बात। जी, उन्होंने ये भी दोहराया कि बांग्लादेश की वित्तीय मुआवजे और 1971 के बाद पाकिस्तान में फंसे रह गए बंगाली नागरिकों की वापसी की मांगें अभी भी कायम है। जी, यह दिखाता है कि बांग्लादेश के लिए महज खेद जताना काफी नहीं है, वे एक औपचारिक माफी चाहते हैं। जब तक ऐसा नहीं होता, ये मुद्दा एक भावनात्मक और राजनीतिक बाधा बना रहेगा। और देखिए, ये माफी का विवाद सिर्फ बांग्लादेश और पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। अगर इसे हम थोड़ा व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जहां ऐतिहासिक जख्म आज भी वर्तमान रिश्तों को प्रभावित कर रहे हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच तनावपूर्ण रिश्तों को लीजिए। जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किए गए अत्याचारों, खासकर वो कंफर्ट वुमेन का जो मुद्दा है, हाँ, वो तो बहुत संवेदनशील मुद्दा है। जी, उस पर कई बार खेद जताया है, लेकिन दक्षिण कोरिया इसे औपचारिक माफी और पर्याप्त मुआवजे के तौर पर स्वीकार नहीं करता। इसी तरह तुर्की आज भी 1915 के अर्मेनियाई नरसंहार को नरसंहार मानने से इनकार करता है, जिससे अर्मेनिया के साथ उसके रिश्ते सामान्य नहीं हो पाए हैं। या फिर जो औपनिवेशिक शासन के दौरान नुकसान हुआ, उसके लिए पूर्व औपनिवेशिक शक्तियों से क्षतिपूर्ति, मतलब कॉलोनियल रेपरेशंस की जो मांग है, उसको लेकर जो बहसें चल रही हैं, वो भी इसी श्रेणी में आती हैं। तो आप कह रही हैं कि ये शब्दों का खेल, यानी खेद बनाम माफी, ये सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, इसका गहरा राजनीतिक और भावनात्मक वजन है। बिल्कुल, इन सभी मामलों में हम देखते हैं कि इस्तेमाल की गई भाषा, चाहे वो खेद हो, गहरा अफसोस हो या फिर मुद्दे को स्वीकार करने से ही इनकार कर देना हो, वो संबंधों को सामान्य बनाने में एक बड़ी बाधा बन जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये शब्द सिर्फ बयान नहीं होते, ये राष्ट्रीय पहचान, सामूहिक स्मृति और ऐतिहासिक न्याय की भावना से जुड़े होते हैं। जब तक पीड़ित पक्ष को ये महसूस नहीं होता कि उनकी पीड़ा को पूरी तरह से स्वीकार किया गया है और उसके लिए ईमानदारी से माफी मांगी गई है, तब तक रिश्तों में पूरी तरह से गर्माहट आना मुश्किल होता है। ये दिखाता है कि ऐतिहासिक घावों को भरना
कितना जटिल और संवेदनशील काम है, और कूटनीति में सही शब्दों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। ये तो हुई पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। भारत का दृष्टिकोण क्या है और हमारी चिंताएं क्या हो सकती हैं? नई दिल्ली ने आधिकारिक तौर पर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच इस बढ़ती नजदीकी पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। हाँ, चुप्पी साधी हुई है। लेकिन जाहिर है भारत इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नजर रख रहा होगा। हाँ, और भारत के लिए इस समय शायद धैर्य रखना ही सबसे सही रणनीति होगी। इसकी एक बड़ी वजह यह है कि बांग्लादेश में जल्द ही फरवरी 2026 में आम चुनाव होने हैं। हाँ, चुनाव नजदीक हैं। और इन चुनावों के नतीजे ढाका की विदेश नीति की दिशा को एक बार फिर बदल सकते हैं। अभी वहां एक अंतरिम सरकार है, लेकिन चुनावों के बाद जो भी स्थायी सरकार आएगी उसका रुख महत्वपूर्ण होगा। ऐसी अटकलें भी लगाई जा रही हैं कि मुख्य विपक्षी दल बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी), जिसके पारंपरिक रूप से पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध रहे हैं, बीएनपी, हाँ, शायद वो सत्ता में वापसी कर सकती है। हालांकि हाल के दिनों में बीएनपी ने भारत के साथ भी संबंध सुधारने के संकेत दिए हैं। यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए यह समझना अहम है कि पड़ोसी देशों के आंतरिक राजनीतिक बदलाव भारत की विदेश नीति और रणनीतिक हितों को कैसे प्रभावित कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन क्या पाकिस्तान का बांग्लादेश के करीब आना भारत के लिए लंबी अवधि में कोई बड़ी चुनौती पेश कर सकता है, खासकर आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्र में? लंबी अवधि में देखें तो शायद भारत के लिए बहुत ज्यादा चिंता की बात ना हो। इसकी वजह है भारत का बांग्लादेश के साथ बेहद मजबूत और गहरा आर्थिक और रणनीतिक रिश्ता, जिससे पाकिस्तान के लिए चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा। आंकड़े क्या कहते हैं इस बारे में? आंकड़ों पर ही नजर डालें तो तस्वीर साफ हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय व्यापार लगभग 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर का है। 13 बिलियन डॉलर? जी, जबकि पाकिस्तान और बांग्लादेश का व्यापार महज 865 मिलियन डॉलर के आसपास है। ओह, ये तो बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, मतलब भारत का व्यापार लगभग 15 गुना ज्यादा है। और ये सिर्फ व्यापार की बात नहीं है। भारत बांग्लादेश के प्रमुख क्षेत्रों जैसे कपड़ा, ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और बुनियादी ढांचे में एक बहुत बड़ा निवेशक है। हाँ, कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। जी, मैत्री पाइपलाइन परियोजना हो या बांग्लादेश में भारतीय कंपनियों के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का विकास हो, भारत की आर्थिक जड़ें बहुत गहरी हैं। इसकी तुलना में पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ व्यापार मुख्य रूप से कपास जैसे कच्चे माल तक ही सीमित है। तो आर्थिक रूप से भारत की स्थिति काफी मजबूत है, ये कहना गलत नहीं होगा। बिल्कुल। भारत के ये गहरे और दशकों पुराने आर्थिक संबंध इतनी आसानी से विस्थापित नहीं हो सकते, भले ही पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुछ नए समझौते हो जाएं। पाकिस्तान ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकता है? साझा इस्लामी पहचान या सांस्कृतिक जुड़ाव जैसे प्रतीकात्मक संकेतों का इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन बांग्लादेश की विकास की जो जरूरतें हैं, उन्हें पूरा करने के लिए जिस ठोस आर्थिक और तकनीकी सहयोग की आवश्यकता है, वो फिलहाल भारत कहीं बेहतर स्थिति में है प्रदान करने के लिए। इसलिए दीर्घकालिक आर्थिक और रणनीतिक बढ़त भारत के पास ही रहने की संभावना है। लेकिन क्या कोई तात्कालिक चिंताएं हैं जिन पर भारत को ध्यान देने की जरूरत है, मतलब अभी निकट भविष्य में? हाँ, तात्कालिक चिंताएं जरूर हैं, और वो मुख्य रूप से सुरक्षा से जुड़ी हैं। सुरक्षा मतलब? खासकर भारत की उत्तर पूर्वी सीमाओं को लेकर। यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से घुसपैठ और सीमा पार से समर्थन प्राप्त उग्रवाद की समस्याओं से जूझता रहा है। इस्लामी चरमपंथी समूहों की सक्रियता भी एक चिंता का विषय रही है। असली पेच यहीं पर है। भारत के लिए सबसे संवेदनशील है रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिलीगुड़ी कॉरिडोर। हाँ, वो चिकन नेक। जी, जिसे चिकन नेक यानी चिकन्स नेक भी कहा जाता है। यह पतला सा गलियारा ही भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को शेष भारत से जोड़ता है। इसकी सुरक्षा भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सर्वोपरि है। तो आप कह रही हैं कि अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा या खुफिया सहयोग बढ़ता है तो ये भारत के लिए चिंता का सबब बन सकता है, खासकर चिकन नेक के इलाके में। निश्चित रूप से भारत का रणनीतिक आकलन इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करेगा कि बांग्लादेश की आने वाली सरकार, चाहे वो कोई भी हो, पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों को किस हद तक बढ़ाती है, और ये बढ़ोतरी कहीं नई दिल्ली के साथ उसके संबंधों की कीमत पर तो नहीं हो रही।
ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। अगर ढाका और इस्लामाबाद के बीच घनिष्ठ सैन्य या खुफिया संबंध बनते हैं तो ये भारत के लिए, खासकर उत्तर पूर्वी क्षेत्र की सुरक्षा के लिहाज से एक गंभीर चिंता का विषय होगा। इसलिए भारत को न सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक पहलुओं पर बल्कि सुरक्षा के आयाम पर भी कड़ी नजर रखनी होगी। यानी आने वाले समय में ये देखना होगा कि बांग्लादेश अपने इन दो महत्वपूर्ण पड़ोसियों भारत और पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों में कैसे संतुलन साधता है। बिल्कुल। और अंततः पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच संबंधों की ये नई दिशा, चाहे वो कितनी भी आगे बढ़े, अनिवार्य रूप से भारत की व्यापक पड़ोसी पहले नीति और उसकी क्षेत्रीय रणनीति का एक अभिन्न हिस्सा बनकर उभरेगी। नई दिल्ली को न केवल इन बदलते समीकरणों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करना होगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर अपनी रणनीति को उसको अनुकूलित भी करना होगा। तो आज की इस चर्चा को समेटते हुए हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान और बांग्लादेश दशकों की दूरी के बाद एक बार फिर करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। इस कड़ी में हाल ही में 6 महत्वपूर्ण समझौते भी हुए हैं जो आर्थिक, कूटनीतिक और शैक्षिक सहयोग को बढ़ाने का इरादा रखते हैं। जी। लेकिन 1971 के युद्ध के लिए पाकिस्तान द्वारा औपचारिक माफी ना मांगने का मुद्दा अब भी एक बड़ी भावनात्मक और राजनीतिक बाधा बना हुआ है। हमने ये भी समझा कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। जहां एक और तात्कालिक सुरक्षा चिंताएं हैं, खासकर उत्तर पूर्वी सीमा और सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर, वहीं दूसरी ओर भारत के गहरे आर्थिक और रणनीतिक संबंध उसे लंबी अवधि में एक मजबूत स्थिति प्रदान करते हैं, जिसे पाकिस्तान के लिए चुनौती देना आसान नहीं होगा। और ये पूरा घटनाक्रम हमें एक महत्वपूर्ण सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, जो यूपीएससी के नजरिए से भी काफी प्रासंगिक है। इससे एक अहम सवाल खड़ा होता है। बदलते हुए क्षेत्रीय समीकरणों के इस दौर में कोई भी देश, विशेषकर भारत जैसा एक प्रमुख क्षेत्रीय शक्ति, वो ऐतिहासिक जख्मों को भरने की संवेदनशील जरूरत और अपने तात्कालिक एवं दीर्घकालिक राष्ट्रीय हितों को साधने के बीच संतुलन कैसे स्थापित कर सकता है? ये एक बड़ा सवाल है। अतीत की परछाइयों से निपटते हुए भविष्य के अवसरों का लाभ उठाना, यही शायद कूटनीति की असली चुनौती है। इस पर विचार करना जरूरी है। उम्मीद है कि एनडीटीवी के लेख पर आधारित ये गहन विश्लेषण और हमारी ये बातचीत सबके लिए उपयोगी साबित हुई होगी, खासकर यदि कोई यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी और हमारी प्रस्तुति पसंद आई तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल द डीप डाइव को सब्सक्राइब करें, और हाँ, इस विषय पर आपके मन में कोई भी विचार या प्रश्न हो तो नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर साझा करें। हमें आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल। अगली बार फिर मिलेंगे एक और विषय की गहरी पड़ताल के साथ।